नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य की एक विधा है उपन्यास, जो काल्पनिक भी हो सकती है, यथार्थ भी हो सकती है और किसी मूल्य पर आधारित भी हो सकती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उपन्यास कहते किसको है। उपन्यास उप प्लस न्यास, उप नज़दीक, समीप, न्यास रखा हुआ, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चरित्र को पास से देख करके उसके बारे में विश्लेषण करना ही उपन्यास है। वो काल्पनिक भी हो सकता है और यथार्थ भी हो सकता है। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण कहा है। मनुष्य किस प्रकार सोचता है, उसकी क्या गतिविधियाँ होती हैं, क्या उसके खास पहलू होते हैं, उन सारी चीज़ को, उसके पूरे जीवन मूल्यों को लेकर के हम उन सब बातों को एक कथाबद्ध करते हैं। उस कथाबद्ध का नाम ही उपन्यास है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, राजनेता हो सकता है, कोई पौराणिक होता है, ऐतिहासिक हो सकता है, यथार्थ हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। लेकिन जिस कैरेक्टर की, जिस चरित्र की हम रचना कर रहे हैं किसी चीज़ को लिखने में, इस विधा के अंदर, उस विधा के अंदर शब्दों के माध्यम से उसके वास्तविक मूल्यों का अंकन किया जाता है और वो काल्पनिक होते हुए भी यथार्थ से लगती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का कोई कैरेक्टर होता है, पिक्चर का, जब वो पर्दे पर दिखाई जाती है तो जो सामने दर्शक बैठे होते हैं, वो दर्शक उस कैरेक्टर में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि कहीं न कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो उस कैरेक्टर के अंदर बह जाते हैं। कोई शब्द, कोई पंक्ति या कोई विचार, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन से मेल खाता हुआ कोई पहलू है। तो मनुष्य के वास्तविक जीवन का काल्पनिक चित्रण का नाम ही उपन्यास है। भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि यह आधुनिक युग का दर्पण है। आधुनिक युग का दर्पण कैसे कहा है? मान लीजिए कि किसी भी विधा को या किसी भी विधा के किसी कैरेक्टर का चुनाव, चाहे वो राजनीतिक रूप से लिया गया हो, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, किसी भी रूप में लिया गया हो। अब उस चीज़ का विश्लेषण तो सभी करते हैं, लेखक क्या करता है? लेखक उस पूरे कैरेक्टर को पहले खुद जीता है और उस कैरेक्टर को जीने के बाद में वो उस कैरेक्टर की काल्पनिक कल्पना करता है और उस कल्पना को अपनी लेखनी के माध्यम से पंक्तिबद्ध करता है। और जब पाठक उसको पढ़ता है, कल्पनाएं सभी करते हैं, लेकिन पाठक जब उस चीज़ों को पढ़ता है, गौर करता है, तो उसे उस काल, उस परिस्थिति का अवलोकन वह अपने मन के अंदर करता है, सोचता है कि क्या वास्तव में लेखक ने जो लिखा है वो समय यथार्थ घटित हुई थी, और उसे ये ऐसा लगता है कि वास्तव में ये सारी चीज़ें निकल करके आई थी, लेकिन वो उन चीज़ों को सोच नहीं पाता। और लेखक में वो ताकत होती है कि वो अपने शब्दों के माध्यम से सबके सामने उसको प्रदर्शित कर देता है। अब एक उपन्यास को बनाने के लिए, एक उपन्यास को तैयार करने के लिए उसके क्या क्या पहलू होने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए, किस तत्वों को ध्यान में रख करके वो उपन्यास परिपूर्ण होता है। साहित्य के अंदर उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, जो हैं कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोकथन, देशकाल या वातावरण, शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व मिलकर के एक उपन्यास की संरचना तैयार करते हैं। उपन्यास किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन पूर्ण उपन्यास उसे कहा जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर कहीं न कहीं मौजूद हों, तो उस उपन्यास को कहा या माना जा सकता है। अब कथावस्तु, कथावस्तु वह पहलू है जिनके अंदर लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से उन कथाओं का संयोजन करता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हैं कि घटनाएं एक से अधिक हो सकती हैं उस उपन्यास के अंदर, लेकिन वो सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए।
उपन्यास एक इतनी बड़ी विधा है कि उसके अंदर कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं और वो सारे कैरेक्टर कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथाएं अनेकें चलती हैं। लेखक एक पात्र को सजीव करता है, फिर बीच में उसे दूसरा पात्र मिलता है, फिर तीसरा पात्र मिलता है, फिर चौथा पात्र मिलता है, फिर अलग अलग पात्रों की अलग अलग कथाएं भी चलती हैं। लेकिन अंत में जाकर के या बीच में कहीं भी उन सारी कथाओं को वो जोड़ता है और सारी कथाएं मिलकर के जो मुख्य पात्र है, मुख्य नायक है उसके साथ जोड़ता हुआ अपने उपन्यास की विधा को आगे पहुंचाता है। कथा इस प्रकार होनी चाहिए एक संपूर्ण उपन्यास के लिए, जिसमें प्रत्येक घटना उस कथा को आगे बढ़ाती चली जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बीच में रुकाव हो जाए, पाठक ऊब जाए। कथा में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, अनेक कथाएं का गुंफन होना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस कथा का चयन जो उपन्यासकार उस उपन्यास में अपनी जो कथा ले रहा है वो उसका चयन इतिहास से ले सकता है, पुराण से ले सकता है, किसी की जीवनी से ले सकता है, समसामयिक परिस्थितियों से ले सकता है, या कोई घटनाओं को मिलाकर के उपन्यास तैयार भी कर सकता है। उपन्यास की कथा इस प्रकार होनी चाहिए कि वो वास्तविक लगे। काल्पनिक पात्र गढ़ रहा है, लेखक उनका परिचय करवा रहा है, लेकिन जब पाठक उसको पढ़ता है तो वो कथाएं उन्हें निश्चित रूप से ऐसी लगे कि वास्तविक है, ये कहीं न कहीं देखी है, कहीं न कहीं सुनी हुई है। उसमें रोचकता बनी रहनी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, उसमें कौतूहल होना चाहिए। कौतूहल क्यों? जब हम किसी कथा के सूत्र को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं, मन में एक जिज्ञासा जागृत होती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, और पाठक उस कथा को पकड़ करके, उसकी डोर को पकड़ करके एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी कथा, तीसरी कथा से चौथी कथा, और इस तरह वो आगे चलता जाता है। तो वो कथाएं अनेकों अनेक कथाएं होती हुई भी पाठक का मन करता है कि मैं इसको आगे पढूं, इसको आगे पढूं। तो इस तरह कौतूहलवर्धक होनी चाहिए, मनोरंजन पूर्ण उसमें होना चाहिए। कथा को में साहसिकता होनी चाहिए, प्रेम प्रधान कथा भी हो सकती हैं, वो तिलस्मी भी हो सकती हैं, वो जासूसी भी हो सकती हैं, ऐतिहासिक, पौराणिक और समसामयिक जो मैंने बताया, ये सारी कथाएं, उनका कोई भी चित्रण चरित्र हो सकता है। लेखक जब एक कथा का वर्णन करता है तो वो लेखक बन करके नहीं, दर्शक बन करके सामने बैठा, ऐसा लगे कि ये जो हम एक पाठक उस चीज़ को पढ़ रहा है, उस पढ़ने के बाद में उसको ऐसा लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं ही हूँ। तो एक लेखक जब लेखनीबद्ध करता है तो वो लेखक बन करके नहीं, वो दर्शक बन करके या पाठक बन करके उस कथा का गुंफन वो करे। तो इस प्रकार इसके अलावा पात्रों को श्रृंखलाबद्ध एक से दूसरे को जोड़ने का जो काम करता है वो श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बीच में एक पात्र का परिचय करने के बाद में दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरा से चौथा, इस प्रकार अनेकों पात्र होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा उनका होना चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। लेखक जब एक उपन्यास की कथा वस्तु तैयार करता है, पात्रों का संयोजन करता है, पात्रों को गढ़ता है, अब उनमें क्या होना चाहिए? पाठक ये चाहता है कि चरित्र चित्रण सजीव, सत्यता या वास्तविकता लिए होनी चाहिए। भले ही कथा काल्पनिक है, लेकिन समसामयिक होगी या पौराणिक होगी या ऐतिहासिक होगी या और किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन वो ऐसा लगे, उनके शब्द गुंफन इस तरह के हों तो उससे ऐसा लगे कि ये कथा निश्चित रूप से वास्तविक है। उनके इस प्रकार के पात्रों का चयन उसे करना होगा। जब वो पात्रों के मुख से कोई बात कहलवाता है तो पात्रों के अनुरूप ही बात होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐतिहासिक नाटक का या ऐतिहासिक उपन्यास का कोई वर्णन कर रहा है, ऐतिहासिक कोई चीज़ों को ले रहा है, तो उस तरह की भाषा बोली, उस तरह का श्रृंगार, उस तरह का परिवेश, उस तरह की बोलचाल, ये सारा का सारा उस पात्र के अंदर होना चाहिए जिस जगह का वर्णन वो लेखक उस उपन्यास में करना चाहता है। इसके अलावा मान लीजिए कि पात्र 10 या 20 पात्र है, तो सभी पात्रों को समान दृष्टि से लेखक को देखना होगा। कोई भी पात्र कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब एक उपन्यास तैयार किया जाता है, उपन्यास में एक छोटा सा पात्र होता है, किसी दरवाजे को खोलने वाला पात्र हो सकता है, कोई
गेट का प्रहरी भी हो सकता है, कोई चपरासी भी हो सकता है, कोई सहायक अधिकारी भी हो सकता है, या कोई बड़ा अफसर भी हो सकता है। तो सबका अपना अपना एक महत्व होता है, तो उनको समान दृष्टि लेखक की नज़र में सभी पात्रों की होनी चाहिए। पात्रों की चरित्र की अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों का वर्णन उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छाई अच्छाई वो करता है तो बुराई फिर का वर्णन कौन करेगा, इसलिए दोनों चीज़ें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। पात्र स्वतंत्र, संकल्प संपन्न और निरंतर गतिशील होनी चाहिए, कहीं भी रुकावट उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, वो निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए ताकि वो बोर महसूस नहीं हो। पात्र दो प्रकार के होते हैं। उन पात्रों जो लेखक रचना करता है, या तो लेखक स्वयं उनका चरित्र चित्रण करता है, या पात्रों या अन्य पात्रों के द्वारा एक पात्र का वर्णन दूसरे पात्रों के द्वारा करवाता है। कैसे करवाता है? कहानी या उपन्यास लिखता है, एक पात्र के द्वारा ही दूसरे पात्रों की रचना, उसके बारे में मनोविश्लेषण वो करवा लेता है, या लेखक खुद बैठ करके उन पात्रों की रचना। तो ये दो तरह की विधाएं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थिति में वो उपन्यास ज़्यादा सफल होते हैं जो पात्रों के मुख से ही दूसरे पात्रों का वर्णन या निष्कर्ष बताता है। तीसरा इसका आधार है, तत्व है संवाद या कथोकथन। संवाद, संवादों का उसको वर्णन करना है तो संवाद इस तरह होने चाहिए जो प्रासंगिक हो। अगर ऐतिहासिक पात्र उन्होंने चुने तो उस इतिहास के आधार पर उसका प्रसंग के अनुकूल पात्रों का चयन उसे करना पड़ेगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के पात्र या धार्मिक परिप्रेक्ष्य, तो जिस तरह के पात्रों का गुंफन वो करता है उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए वो पात्रों के का गुंफन करेगा, और संवाद भी उसी शैली में उसी तरह के वो बुलवाएगा। साथ ही पात्रों की आंतरिक मनोवृत्ति जागृत हो या पता चले। संवाद इस तरह के होने चाहिए। कई बार मूक संवाद होते हैं, सामने वाला कुछ पूछ रहा है लेकिन सामने वाले के सामने वाला उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति ये बता रही है कि ये कुछ कह रहा है। तो इस तरह के संवाद होने चाहिए, तो मूक होने के बाद में भी प्रदर्शित हो सके। संवाद चरित्र, स्वभाव, देश, स्थिति, शिक्षा, अशिक्षा आदि के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उन चरित्रों के द्वारा बुलवाने जाने चाहिए। वार्तालाप जितना ज़्यादा होगा उपन्यास में, लेखक का काम उतना ही कम होगा, क्योंकि उसको कम लेखनी में बहुत सारी बात कहनी है। अगर बहुत सारी बातें वो अपनी लेखनीबद्ध करता है तो संवादों का औचित्य नहीं रहेगा। संवाद इतने छोटे होने चाहिए और इस तरह के होने चाहिए कि जब पाठक उन चीज़ों को पढ़ता है तो एक बार वो सोचता है कि ये लेखक, ये पात्र इस बात को कह रहा है, चाहे भले ही वो चुप है। तो इस तरह के संवाद होने चाहिए। लेखक अपनी कलम से कम लिखे और पात्रों के मुख से संवादों को ज़्यादा बुलवाए। संवाद किसी न किसी उद्देश्य से बंधे होते हैं। जब एक रचनाकार अपनी रचना करता है, एक उपन्यास बनाता है, तो निश्चित रूप से उसकी एक थीम होती है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही वो उपन्यास की रचना करता है। तो पात्रों के मुख से बोलने वाले संवाद इस तरह होने चाहिए कि उसका जो लेखक का उद्देश्य बताने का वो कहीं न कहीं निकल करके सामने आए, उसमें सारगर्भिता हो, उसमें कोई न कोई मतलब छिपा हो। संवाद पात्रों के मनोभावों को, आंतरिक भावों को व्यक्त करने का एक जरिया होता है। तो संवाद इस तरह होने चाहिए कि वो पात्र के अंदर की जो बात है वो पाठक तक पहुंच जाए। इस तरह संवाद उसको बुलवाने चाहिए एक लेखक को। संवाद सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और सांकेतिक होने चाहिए। सांकेतिक का मतलब किसी बात को कह रहा है, बीच में डॉट 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 लगा दिया, पाठक समझ गया कि ये क्या कहना चाहता है। तो इस तरह सांकेतिक भी उसके होने चाहिए, सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तभी एक उपन्यास संपूर्ण होगा। इसी कड़ी में जो अगला इसका तत्व है, देश काल या वातावरण। मान लीजिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किसी उपन्यास की रचना की जा रही है, तो वेशभूषा, चरित्र चित्रण, उसके पात्र, उसकी भाषा शैली, उसके बोलचाल इस तरह के होंगे। किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी उपन्यास की रचना की जा रही है तो राजनीतिक शैली, बोलने का एक लहजा, संवाद रचना और घटना, स्थान, स्थिति, परिस्थिति, समय, तत्कालीन स्थिति और परिस्थितियाँ,
सारी की सारी चीज़ें उसी परिप्रेक्ष्य में होंगी जिस परिप्रेक्ष्य में उपन्यास की रचना की गई है। तो देश काल परिस्थिति या देश काल वातावरण, मान लो 17वीं सदी की कोई कोई उपन्यास की ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की जा रही है, तो उस समय राजा महाराजाओं की किस तरह वेशभूषा थी, किस तरह रहन सहन था, किस तरह बोलने चालने का तरीका था। प्रेमचंद एक गरीब को उठा करके अपने उपन्यास में लेता है। गोदान जैसे उपन्यास के अंदर जब होरी का पात्र लेता है तो उसके उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़ा, उसके पहनावा, उसकी बोलचाल, उसका तौर तरीका, उसका परिवेश, किस तरह वो रहता है, कैसे उसके घर हैं, कैसे उसके आगे पीछे लोग किस तरह उससे बात करते हैं, वो लोगों के सामने कैसे झुकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, तभी वह उपन्यास सफल माना जाएगा। अगला इसका जो तत्व है शैली। शैली सरल और सरस भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि पाठक उन चीज़ों के बारे में समझना होगा। पाठ उस एक उपन्यास तभी सफल होगा जब पाठक उन चीज़ों को समझ जाएगा, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी शैली, उसके तरीका सरल भाषा में होना चाहिए, सरल शैली होनी चाहिए। भाषा विषय के अनुकूल और परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। ऐतिहासिक है तो इतिहास के हिसाब से, सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक के हिसाब से, धार्मिक है तो धार्मिक के हिसाब से, आर्थिक सामाजिक जो भी है, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ही उसकी भाषा का चयन एक लेखक को करना होगा। शैली सजीव और प्रभाव से परिपूर्ण होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, कौतूहल होना चाहिए, इस तरह लगना चाहिए कि इसको मैं और पढ़ूँ और आगे निकलूँ, इस तरह की शैली उसके अंदर, उपन्यास के अंदर होनी चाहिए। ज़्यादातर उपन्यासों के अंदर 4 शैलियों का प्रयोग किया जाता है जब उपन्यास की रचना होती है, जिसमें कथा शैली, आत्मकथा शैली, पत्र शैली और डायरी शैली। पत्र शैली और डायरी शैली पुराने ज़माने में लिखी जाती थी, आजकल ये विलुप्त हो गई है। ज़्यादातर उपन्यास जो लिखे जाते हैं वो कथा शैली और आत्मकथा शैली में लिखे जाते हैं। उनमें भी सबसे ज़्यादा कथा शैली के अंदर उपन्यासों की रचना की जाती है। अंतिम इसका जो तत्व है उद्देश्य। किसी न किसी उपन्यास की रचना ये सोचकर की जाती है कि इसका मोरल क्या है, इसकी नैतिक शिक्षा क्या है। तो जब जब उपन्यासकार अपनी लेखनी को उठाता है तो उससे पहले ये सोच लेता है कि मुझे इस उपन्यास के लिखने के पीछे क्या उद्देश्य होगा। अब उपन्यास का जो उद्देश्य साधारण और असाधारण व्यापारों में मानव जीवन पर कैसा उसका प्रभाव पड़ता है, या उसका उद्देश्य मनोरंजन के लिए होगा, या विशिष्ट उद्देश्य के प्रतिपादन के लिए होगा, या नैतिक महत्व या नैतिक शिक्षा के लिए होगा, या उसके अभिव्यक्ति के ढंग के लिए होगा। ये सारी की सारी चीज़ें उस उपन्यास के अंदर होती हैं, उसकी भाषा के अंदर होती हैं। ज़्यादातर उपन्यासकार आत्मकथात्मक या विश्लेषणात्मक होते हैं। आत्मकथात्मक तो ज़्यादातर उनका जो उद्देश्य होता है वो नैतिक होता है, और विश्लेषणात्मक में आलोचक की दृष्टि में पात्रों के गुण और दोषों का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार ये उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। मैंने आपको इसके बारे में, इसकी परिभाषा, उपन्यास का महत्व, उपन्यास किसे कहते हैं, ये तत्व किस प्रकार के हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक उपन्यास की प्रमुख पार्ट के रूप में मानी जाती है। नमस्ते, बाय।